नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है कटरा से, जहां की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है। पीएम ने कहा है कि ठीक चलिए आगे बढ़ेंगे। रामबन के संगलदान में श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे के लोको पायलट रामपाल शर्मा ने इस ट्रेन की सफलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे इंजीनियरों की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि ये एक गर्व की बात है कि अब कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ा गया है, जो भारत के सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी छोर को जोड़ता है। रामपाल शर्मा ने बताया कि इस ट्रेन के संचालन से न केवल यातायात सुविधा बेहतर हुई है, बल्कि जम्मू कश्मीर से विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये ट्रेन यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित सफर मुहैया कराती है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया। इस वंदे भारत एक्सप्रेसवे ने कश्मीर के लोगों के जीवन को आसान और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हो रहा है और एक अद्भुत नमूना इंजीनियर का आदरणीय माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मंत्री हमारे आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे के इंजीनियर, उनकी दिन रात मेहनत का नतीजा है कि आज हम कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ पाए हैं। एंड क्रेडिट गोज टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ रेलवे, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कि इतनी जल्दी फास्ट काम हो सका, नहीं तो कई साल और लग जाते। इसके लिए मैं कहता हूँ सारा क्रेडिट हो रहा है और एक अद्भुत नमूना इंजीनियर का आदरणीय माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मंत्री हमारे आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे के इंजीनियर, उनकी दिन रात मेहनत का नतीजा है कि आज हम कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ पाए हैं। एंड क्रेडिट गोज टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ रेलवे, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कि इतनी जल्दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद 100 दिन पूरे होने पर केंद्र सरकार और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने काम का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में इस रिपोर्ट कार्ड को सार्वजनिक किया गया है। इस मौके पर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि राष्ट्र की जड़ें जितनी मजबूत होंगी, वो जितना अपनी संस्कृति से जुड़ा होगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम का मकसद था कि जनता को बताया जा सके कि विधानसभा में इन 100 दिनों में क्या क्या काम हुआ, किस दिशा में लोकतंत्र को और मजबूत करने की कोशिशें की गई। दिल्ली नगर निगम की सदन के नेता प्रवेश वाही जी, उप महापौर जय भगवान जी, और अभी जो होने वाली स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है सत्या शर्मा जी, और अभी इकबाल सिंह जी भी इधर उपस्थित थे, उनको जाना पड़ा किसी विशेष कार्य से, और आए हुए सभी पत्रकार बंधु, बहनों और भाइयों और साथियों, आज हम जिस मकसद से यहां पर इकट्ठा हुए वो है कि दिल्ली की विधानसभा का स्वरूप क्या होना चाहिए। ये लोकतंत्र का मंदिर है। मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा विधानसभाओं के बारे में और विधायकों और पार्लियामेंट मेंबर्स के बारे में जो कहा गया वो मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। आज जब हम आजादी के 75वें साल में एक नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं,
तो इन संकल्पों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी संसद और विधानसभाओं पर भी है। यानी कि देश के विकास में और संकल्पों को पूरा करने में ये विशेष भूमिका। और वहीं बिहार के राजगीर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनका लक्ष्य स्पष्ट है, जाति जनगणना कराना। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद लोकसभा में प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर जवाब मांगा, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साध गए। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर के भी बातें कही और अभी मौजूदा राष्ट्रपति को लेकर के भी उनका हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप 11 बार कह चुके हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सरेंडर करवा दिया। राहुल ने सवाल उठाया कि मोदी ये क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल का आरोप है कि बीजेपी कभी असली जाति जनगणना कराएगी ही नहीं, क्योंकि जिस दिन ये जनगणना हो गई उसी दिन बीजेपी की राजनीति की बुनियाद हिल जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली के नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर बनी नई कांवड़े पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री का यह दौरा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और स्थानीय पुलिस बल को मनोबल देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। फडणवीस ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है और यहां की पुलिस चौकियों को हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवाना होते समय उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात प्रस्तावित है, जिसमें वे राज्य के विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ को मिली कामयाबी की जानकारी भी प्रधानमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका फोकस राज्य को प्रगति की नई दिशा देना है और इसके लिए केंद्र से तालमेल बनाना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजापुर में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ऑपरेशन लगातार चल रही है और राज्य को लगातार कामयाबी भी मिल रही है। उन्होंने जानकारी दी कि इस मुठभेड़ में जवानों ने एक सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी कि CCM रैंक के नक्सली को ढेर किया है। मुख्यमंत्री ने जवानों की बहादुरी को सलाम करते हुए कहा कि यह अभियान छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। कल भी एक बड़ी सफलता मिली है। कल भी एक CC मेंबर को न्यूट्रलाइज किए हैं हमारे जवान। उनके हम बकरीद को लेकर बोकारो पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में एंटी राइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में SP हरविंदर सिंह, सिटी DSP आलोक रंजन और मेजर प्रणव कुमार मौजूद थे। SP हरविंदर सिंह ने खुद हथियारों का इस्तेमाल करते हुए रबर बुलेट छोड़ी और जवानों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जवानों को उपद्रवियों से निपटने के तरीके और सुरक्षा को कड़ाई से लागू करने की बारीकियां भी समझाई। मॉक ड्रिल के दौरान दोनों पक्षों जवानों और उपद्रवियों के बीच उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी स्थिति से निपटने का पूर्वाभ्यास किया गया। SP हरविंदर सिंह ने बताया कि बकरीद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। अगर कोई भी उपद्रवी अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि सभी लोग शांति और सौहार्द के साथ बकरीद मना सके। दिन तो त्योहार जो है शांतिपूर्वक निकले जिनका त्योहार है। कोई उपद्रवी जो है किसी प्रकार की दुर्घटना या इस तरह का किसी चीज़ को मिसचीफ को प्लान कर रहा हो तो उसको कैसे टैकल करना है। यदि कोई
दंगा या उपद्रवी लोग इकट्ठा होकर किस तरह का इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए एक प्रिपेयर्डनेस ड्रिल जो होती है, राइट कंट्रोल ड्रिल, वो एक मॉक ड्रिल आज कंडक्ट की गई पुलिस लाइन में। काफ़ी सफलतापूर्वक रहा ये जो आज का मॉक ड्रिल था। और हमें लगता है यदि इस प्रकार की कोई घटना या कोई स्थिति तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित श्रीभूमि जिले में स्थित एक राहत शिविर का दौरा किया और वहां की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर बाढ़ के कारणों और उनकी समस्याओं को समझा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बाढ़ से निपटने के लिए बेहतर व्यवस्थाओं की जरूरत पर जोर दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर कहीं खाली जमीन है तो पानी वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है और इमारतें बनती हैं तो पानी के लिए जगह कम हो जाती है, जिससे बाढ़ की समस्या और बढ़ जाती है। उन्होंने इसे कृत्रिम बाढ़ की समस्या बताया और कहा कि ये समस्या डिब्रूगढ़ और सिलचर जैसे अन्य इलाकों में भी आम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ साथ जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करनी होगी ताकि पानी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जल निकासी की क्षमता और इसके रास्तों को समझना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके। सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है और जल निकासी के बेहतर समाधान निकालने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के साथ साथ दीर्घकालीन समाधान पर भी काम किया जाएगा ताकि बाढ़ की समस्या को कम किया जा सके। देखिए, कृत्रिम बनना ऐसा एक चीज है, जैसे आज यहाँ में खाली जमीन है, जल वहां तक जाते थे, 2 दिन का बाद वहां एक बिल्डिंग हो गया, तो जल कहाँ जाएगा? तो इसीलिए एक तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, ये थोड़ा आर्टिफिशियल फ्लड का समस्या आते ही रहेगा। ये डेवलपमेंट का साथ भी एक साथ भी आते हैं। फिर ड्रेनेज का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फिर ड्रेनेज भी कहां तक लेके जाएगा पानी, वो भी एक इश्यू है। गुवाहाटी में भी हम लोग बहुत समस्या में इसी का कारण होता है। अभी डिब्रूगढ़ में भी होना शुरू हो गया, सिलचर में भी होते हैं। ये थोड़ा सा डेवलपमेंट का साथ आर्टिफिशियल। कहते हैं कि विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। इस बात के लक्षण हमें आज भारत में साफ दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश कि जनजीवन प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दी है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। भारत में यह असामान्य मानसून पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलावों का कारण बन रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदा का संकेत नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी जताता है। तो चलिए इसी को समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडीन जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में
उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी। दुनिया एक विचित्र विरोधाभास से जूझ रही है। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स का इतना अधिक उपयोग कर रहे हैं कि उनका असर ही खत्म हो गया है। वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग इन जरूरी दवाओं से वंचित रह रहे हैं। एक तरफ आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस देशों में एंटीबायोटिक्स का बेवजह और अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बनते जा रहे हैं। ये सुपर बग्स की ओर ले जाता है, ऐसे जीवाणु जिन पर कोई भी दवा असर नहीं करती। दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में आम लोगों को बुनियादी एंटीबायोटिक्स भी समय पर नहीं मिल पाती है। ये न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र की असमानता को भी उजागर करता है। ये दोहरी समस्या सिर्फ चिकित्सा से नहीं, बल्कि नीति, शिक्षा और वैश्विक सहयोग से ही हल हो सकती है। सवाल ये है कि क्या हम समय रहते जागेंगे? तो इस खास मुद्दे को जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। एंटीबायोटिक्स और उनका महत्व। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया जनित संक्रमणों को खत्म करती है। जब पेनिसिलिन जैसी पहली एंटीबायोटिक आई थी तो इससे चिकित्सा विज्ञान की क्रांति कहा गया, लेकिन आज वही एंटीबायोटिक्स अपनी प्रभावशीलता खो रही है और वजह है इनका अत्यधिक और अनियंत्रित इस्तेमाल। समस्या का पहला पक्ष अति प्रयोग और सुपर बग्स का खतरा।
विकसित और कुछ विकासशील देशों में एंटीबायोटिक्स का उपयोग सामान्य सर्दी जुकाम जैसे वायरल संक्रमणों में भी किया जाता है, जहां ये असर नहीं करती। नतीजा ये होता है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इससे सुपर बग्स का जन्म होता है, ऐसे एंटीबैक्टीरिया जिन पर कोई दवा काम नहीं करती। WHO की भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर यह स्थिति रही तो 2050 तक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। समस्या का दूसरा पक्ष, जरूरतमंदों को एंटीबायोटिक्स ना मिलना। वही दुनिया के कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक्स का ना मिलना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ लोग साधारण संक्रमणों से भी अपनी जान गंवा रहे हैं, क्योंकि ये दवाएं स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी कीमत इतनी अधिक है कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता। स्वास्थ्य सेवाओं का जरूरतमंद तक न पहुंचना, आपूर्ति में खामियां और सरकारी नीतियों की कमी इस संकट को और गहरा बना देती है। इसका नतीजा ये होता है कि लाखों लोगों के लिए इलाज का एक बुनियादी अधिकार भी एक दूर का सपना बनकर रह गया है। अगर केवल भारत की बात करें तो केवल भारत में ही CRGN संक्रमण के सबसे अधिक मामले थे और इसके इलाज के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं के 80% कोर्स खरीदे गए, लेकिन फिर भी भारत सिर्फ 7.8% लोगों का ही इलाज कर सका। एंटीबायोटिक्स के पूरे कोर्स का मतलब वह दवाइयों का पूरा सेट है जो एक मरीज को संक्रमण को पूरी तरह ठीक करने के लिए एक निश्चित अवधि तक लेना होता है। विशेषज्ञों की राय, यह एक गंभीर विरोधाभास। डॉक्टर और स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मानते हैं। दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता मेहरा कहती है, हम 2 विपरीत संकटों का सामना कर रहे हैं। अमीर देशों में दवाओं का दुरुपयोग और गरीब देशों में उसका न मिलना। यह असमानता वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है। GARDP की रिपोर्ट। गैर लाभकारी संस्था ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने हाल ही में 8 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 15 लाख कार्बापेनम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव संक्रमणों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकांश मरीजों को सही एंटीबायोटिक समय पर नहीं मिल पाई, जिससे संक्रमण बढ़ा और मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक का समय पर न मिलना और दवाओं की कीमतें इनके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। संभावित समाधान। सभी देशों को एंटीबायोटिक के सही और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम डॉक्टरों, दवाई दुकानदारों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को एंटीबायोटिक्स को सोच समझकर प्रयोग के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करते हैं। इससे दवाओं के अनावश्यक और गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का मुख्य कारण है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण मरीजों को सही जानकारी देने में भी मदद करता है, ताकि वे दवाओं का गलत इस्तेमाल न करें। और इस तरह के प्रयासों से एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही वैश्विक आपूर्ति तंत्र को मजबूत करना होगा और WHO के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सहयोग कर कम आय वाले देशों में दवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही नए एंटीबायोटिक्स की खोज के लिए फंडिंग और अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जनता को ये भी सिखाने की जरूरत है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें। दुनिया को एक साथ मिलकर इस विरोधाभास से निपटना होगा, न सिर्फ सुपर बग्स से लड़ने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि हर व्यक्ति को जीवन रक्षक दवाएं समय पर मिल सके। यह सिर्फ चिकित्सा का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज के लिए न्याय और विश्व को इसका लाभ मिल सके। इसका एंटीबायोटिक्स और उनका महत्व। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया जनित संक्रमणों को खत्म करती है। जब पेनिसिलिन जैसी पहली एंटीबायोटिक आई थी तो इससे चिकित्सा विज्ञान की क्रांति कहा गया, लेकिन आज वही एंटीबायोटिक्स अपनी प्रभाव। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।